साथियों, दिल्ली पुलिस के एक विभाग की कुछ दिनों पहले ऑडिट हुई और उस ऑडिट के अंदर ये जानकारी मिली कि दिल्ली पुलिस के अंदर कथित तौर पे करीब 350 करोड़ का घोटाला हुआ है। बताया जाता है कि ये पैसा प्रोफेशनल सर्विसेज के नाम पे आवंटित किया गया था, बजट में प्रोविज़न किया गया था कि इसके लिए प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं, आप किसी चीज़ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं। मगर इस पैसे को छोटे मोटे कामों में डाइवर्ट किया गया, जैसे रंगाई पुताई के कार्य, छोटी मोटी मरम्मत के कार्य, और उसके अंदर ठेकेदारों से फर्जी बिल बनाए गए, ऐसा आरोप है। और उन फर्जी बिलों के अंदर भी जो कार्य कराए गए, जो बताए गए हैं कि वो कार्य कराए गए, वो भी कई गुना बढ़ा चढ़ा के उन कामों को कराया गया। ये खबर कल एक अखबार के अंदर छपी, हिंदी के दैनिक में छपी, और उसके बाद से आज जब ये खबर छपी तो इसमें साफ जाहिर है कि इसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने लीपापोती करना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के पास भारत की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था है, दिल्ली के अंदर इतने वीआईपीज हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था है, और ये कहना बिल्कुल सही होगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास संविधान में केवल 2 कार्य दिए गए हैं। घूमना फिरना तो कहीं भी कर सकते हैं, वो किसी नाले पे चले जाएं, किसी बाग में चले जाएं, जू में चले जाएं, जाने को कहीं जा सकते हैं। मगर जो संविधान में उनको काम दिए गए वो 2 ही हैं, एक तो लैंड यानी कि डीडीए, और एक पब्लिक ऑर्डर पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस। मैं ये समझता हूं कि पिछले इतने महीनों के उनके कार्यकाल में, जो लगभग 1 साल होने को है, दिल्ली के अंदर करीब 250 पुलिस स्टेशन हैं। वो आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कि वो किसी पुलिस स्टेशन में भी गए हों। एक एलजी के नाते अगर वो खुद ग्राउंड पे जाके देखने का शौक रखते हैं तो कम से कम वहां तो जाना चाहिए जो काम उनको मिला है। उनको तो रोज एक थाने में शाम को जाना चाहिए, देखना चाहिए कि पुलिस की क्या व्यवस्था है। कोई महिला अगर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने आती है तो पुलिस का उसके ऊपर साथ क्या बर्ताव है, ये तो देखना चाहिए। और एलजी साहब की नाक के नीचे 2022-23 फाइनेंशियल ईयर जो पूरा का पूरा एलजी साहब के नीचे लगभग आया है, क्योंकि मुझे याद है पिछले साल वो मई में आ गए थे और अब अप्रैल चल रहा है, तो उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, ये मैं जानना चाहूंगा एलजी साहब से। एलजी साहब तो रोज किसी मामले में एक इतनी लंबी चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री को, और उसमें दुनिया भर की नैतिकता की दुहाइयां देते हैं, दुनिया भर की शिक्षाएं मुख्यमंत्री जी को देते हैं। इस विषय में एलजी साहब का एक ट्वीट नहीं दिखा, एक कोई चिट्ठी नहीं दिखी, एक कोई उनका बयान नहीं दिखा। अरे कम से कम मीडिया में ही कुछ प्लांट कर देते, वो भी नहीं किया। इतनी चुप्पी, ऐसा क्या है जो एलजी साहब छुपा रहे हैं? उनको तो बताना चाहिए ये घोटाला कैसे हो गया उनके यहां नाक के नीचे। और आज क्या हो रहा है? किसी भी देश के, किसी भी राज्य के अंदर अगर सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज कोई जगह हो सकती है तो वो है न्यायालय, न्याय का मंदिर। आज दिल्ली के एक पॉश इलाके के अंदर जो हमारा साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है,
उसके अंदर एक महिला के ऊपर कई गोलियां चलाई गई कोर्ट के परिसर के अंदर। ये कैसे संभव हो सकता है? हाई कोर्ट के तो सख्त आदेश हैं कि बिना मेटल डिटेक्टर के अंदर जाए आपकी एंट्री नहीं हो सकती। वो बंदूक कैसे पहुंच गई परिसर के अंदर? हर एंट्री के ऊपर पुलिस का बंदोबस्त होता है, तलाशी भी करते हैं, आईडी कार्ड भी देखते हैं, कैसे एंट्री हो गई, हथियार कैसे अंदर आ गया, क्या कर रही है पुलिस। अभी 1-1.5 हफ्ते की बात है कि द्वारका के अंदर एक नामी वकील की हत्या कर दी गई। द्वारका के अंदर, द्वारका कोर्ट से आ रहे थे, क्या कर रहे हैं एलजी साहब? लगभग हर हफ्ते खबर छपती है कि दिल्ली के अंदर कोई बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, 70 साल के पति, उनकी 65 साल की पत्नी, निर्मम हत्या दिन दहाड़े हो रही है। रात में नहीं, दिन दहाड़े निर्मम हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है। अच्छी अच्छी पॉश कॉलोनियों के अंदर चलते फिरते महिलाओं की चेन स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी चोरी हो रही है। अब तो सीसीटीवी कैमरा के सामने भी चोरी होती है तो भी पुलिस नहीं ढूंढ पाती उनको। वीडियो दिख जाता है, आदमी ला के दे देता है कि साहब ये आदमी है, इसकी फोटो दिख रही है, तस्वीर दिख रही है, ये चोरी करके गया, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। कहां हैं एलजी साहब? क्या कर रहे हैं? दिल्ली जल बोर्ड के तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच जाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच जाते हैं, कहते हैं ये दिखाओ, ये दिखाओ। इरिगेशन फ्लड के अंदर पैसा हम दे रहे हैं, उसका काम हो रहा है, उसके अंदर पहुंच जाते हैं कि ये वहां खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। भैया थाने में भी तो फोटो खिंचाओ। उस साकेत कोर्ट परिसर में भी तो एलजी साहब को फोटो खिंचानी है जहां पे एक महिला के ऊपर हमला हो गया, द्वारका में वकील की हत्या हो गई, वहां पे उसके घर पे जाके एलजी साहब का फोटो खिंचाएंगे। ये तो इनका काम है। एक महिला की नए साल के अंदर इस तरीके से निर्मम हत्या की गई कि उसको निर्वस्त्र, उसकी जो लाश है उसको 22 किलोमीटर तक घसीटा गया रोड पे। एलजी साहब वहां तो नहीं गए उस दुर्घटना स्थल पे, वहां भी तो फोटो खिंचाते, वहां भी तो पत्रकारों को ले जाते। भाई जिम्मेवारी तो मानिए आप अपनी। आप घूम रहे हैं नाले नाले। यह दिल्ली की हालत इतनी खराब हो रखी है। हम एलजी साहब से जानना चाहेंगे कि आपने इसमें क्या किया। हम केंद्र सरकार से जानना चाहेंगे ये कैसे संभव है कि दिल्ली पुलिस के अंदर ही घोटाला हुआ। दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसरों ने 350 करोड़ का घोटाला कर दिया और दिल्ली पुलिस ही उसकी जांच करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो कभी सुना ही नहीं। जिन्होंने घोटाला किया, जिस संस्थान में घोटाला हुआ, वही संस्थान उसकी जांच कर रहा है और एलजी साहब चुप बैठे हैं। सीबीआई कहां है? ईडी कहां है? अभी तक तो चिट्ठी लिख देते थे एलजी साहब कि जो ये मामला सीबीआई को दिया जाता है। अब तक तो मीडिया के अंदर खबर आ जानी चाहिए थी कि ईडी जो है एलजी साहब से बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी। क्यों नहीं कर रही ईडी पूछताछ? 350 करोड़ का घोटाला नकली फर्जी बिलों के नाम पे दिल्ली के सबसे बड़े, जो कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसी जो है, पूरे देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है, उसमें हुआ है। तो अब तक ईडीआई सीबी को जो है सिफारिश क्यों नहीं की एलजी साहब ने? किस चीज का एलजी साहब, क्या चीज एलजी साहब बचाना चाहते हैं, किसको बचाना चाहते हैं, क्या चीज छुपाना चाहते हैं? तो उनको स्पष्ट करना चाहिए दिल्ली वालों के सामने। एलजी साहब तो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। एलजी साहब आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। यू आर आंसरेबल, यू आर अकाउंटेबल। आप बताइए कि आपने इसमें अब तक क्या किया। 24 घंटे से ज्यादा हो गया, अखबार में खबर छपे हुए, कोई उनकी तरफ नहीं है। हम इसकी मांग करते हैं कि एलजी साहब इसके ऊपर अपनी स्थिति साफ करें और इसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए
और एलजी साहब दिल्ली वालों को बताएं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है उसको सुधारने के लिए एलजी साहब ने पिछले 1 साल में क्या किया और आगे उनका क्या प्लान है, वो दिल्ली वालों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपको ऐसे पद पर रहने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं संभाल सकते हैं तो क्या सरकार या आम आदमी पार्टी एलजी के इस्तीफे की भी मांग करती है इस पूरे मुद्दे पर? एलजी साहब ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि कानून व्यवस्था के अंदर उन्होंने कुछ भी जो है बेहतर किया है। कुल मिला के दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब हो रही है, लगातार खराब हो रही है। उनको नैतिक आधार पे इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इस्तीफा सिर्फ मेरे मांगने से अगर वो दे देते तो बात और है, मगर उनको इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। अब वो इस्तीफा देना चाहें, नैतिकता की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लिखते हैं पत्रों में, तो देखा जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं। मेरी तो इतनी बस उनसे उम्मीद है कि कम से कम जिम्मेदारी तो लें। और कोई विषय? सौरभ जी, अभी आपने जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एक बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि एक मृत व्यक्ति के नाम पर रिश्वत देकर 6 से 7 बार वाहन का सर्टिफिकेट जारी किया गया। वो कह रहे हैं कि परिवहन मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, एलजी के पास शिकायत देकर जांच की मांग करेंगे। कब की है उन्होंने किसी? अभी की है 12 बजे। अभी कर 2017 में व्यक्ति साल में एक बार बनता है, वो 1-2 महीने में 3 बार बन चुका है। अलग अच्छा, अलग मौत हो चुकी है 2017 में। किसकी मौत हो गई? व्यक्ति की जिसको सर्टिफिकेट दिया गया। जिसके नाम से सर्टिफिकेट किसने करी है पीसी? बीजेपी ने। मैंने देखी नहीं पीसी, अभी देख लूँ फिर बताता हूँ। क्या सर इसका काउंटर है? आपने 350 का जो भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, तो क्या बीजेपी का काउंटर है? नहीं, मैंने तो वीरेंद्र सचदेवा की कभी कोई भी पीसी नहीं देखी आज तक, मगर ये देखूंगा, मैं बताऊंगा। कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? पिछले 10-11 दिनों में 35 के आसपास। जी देखिए, ये कोरोना जिस ट्रेंड से इसकी ग्रोथ होती है किसी भी सिटी के अंदर, हम अभी इस चीज़ को देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में ये ट्रेंड बढ़ोतरी पे था, बट अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये स्टैग्नेट होके ये धीरे धीरे जो ट्रेंड है नीचे आ रही है। वेव जो है धीरे धीरे फेड आउट कर रही है और मुझे लगता है कि कुछ हफ्तों के अंदर ये जो वेव है खत्म हो जाएगी दिल्ली की। कुछ मृत्यु भी हो रही हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और ज़्यादातर मृत्यु जो, क्योंकि हम हर मृत्यु का जो है एनालिसिस करते हैं, ज़्यादातर मृत्यु जो है वो कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से हो रही है, जिसमें जो कोरोना होना जो है वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है उनकी। जनरली हेल्दी आदमी को इस वेरिएंट से कोई जो है फेटल जो है नहीं पाया गया है कि इससे उसकी मृत्यु हो सकती है या वो गंभीर बीमार हो सकता है। अभी तक इस वेरिएंट XBB 1.16 ओमिक्रॉन के अंदर नहीं पाया गया है, मगर फिर भी हम यही कहते हैं कि जो लोग भी कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ हैं, लंबी और सीरियस बीमारी से ग्रस्त हैं, वो लोग अपना जो है प्रिकॉशंस लें, कोशिश करें घर में रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करें। बाहर फिर भी निकलना हो तो वो लोग मास्क ज़रूर पहने, तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की, ICU बेड्स की, वेंटिलेटर बेड्स की और कोरोना बेड्स की उपलब्धता जो है पूरी है। करीब 97% बेड जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो सरकार की तरफ से जो है हॉस्पिटलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी तैयारियां हमारी हैं और मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। मोलेस्टेशन के चार्ज लगे हैं? हाँ, कौन है वो लोग? दिल्ली पुलिस में स्पेशल CP ठीक है। और जूनियर पुलिस ऑफिसर ने लगाए, जिसके ऊपर अभी एक इंटरनल कमेटी भी फॉर्म की गई, उस पे आप क्या? देखिए, इस तरीके के मामलों को तो बहुत गंभीरता से और सेंसिटिवली हैंडल किया जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो उनकी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, ICC होती है, उसके अंदर महिला अफसर भी जो हैं वो होती हैं,
और मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर जो है वो इसको सही तरीके से जो है, न्यूट्रल तरीके से जो है इसकी जांच करेंगे और इस तरीके के मामलों को जो है के लिए डिटरेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके की चीज़ें ना हों। अब फायरिंग का भी एक वीडियो आ गया है, उसमें दिख रहा है बहुत फियरलेसली जो अटैकर है वो मल्टीपल राउंड्स गोली चला रहा है, बंदूक अटैक जाती है, फिर गोली चलाकर भाग जाता है। तो आपको लग रहा है कंप्लीट कोलैप्स की सिचुएशन जैसी स्थिति लग रही है? बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है दिल्ली के अंदर। आप बाहर जाके आप लोगों से पता कीजिए, लोगों को बिल्कुल ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था कोलैप्स कर गई है। द्वारका के अंदर वकील की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और उस वकील की हत्या हो जाती है जिसके ऊपर थ्रेट ऑलरेडी था, जिसको कुछ दिनों पहले तक पुलिस की सिक्योरिटी प्रोवाइडेड थी, उसकी हत्या हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। आज कोर्ट परिसर के अंदर जो है एक महिला के ऊपर गोलीबारी हो जाती है, बहुत गंभीर बात है। मुझे लगता है कि इसके अंदर एलजी साहब को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहां पे पुलिस विभाग 350 करोड़ के भ्रष्टाचार के अंदर मग्न है, वहां आप कानून व्यवस्था की कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। सर, आप इसे कानून व्यवस्था से जोड़ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि आपसी रंजिश थी और इसे आप लॉ एंड ऑर्डर पे लाकर गंदी राजनीति कर रहे हैं। भाई, आपसी रंजिश तो हमेशा ही रहती है लोगों की। वो आपसी रंजिश के अंदर किसी का हौसला इतना ना हो जाए कि वो कहे कि मैं इसको उड़ा देता हूं गोली करके, यही तो काम है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई बंदूक कोई ना टेस्ट कर रहा था जो किसी को गोली मार दी। आपसी रंजिश होगी, कोई दुश्मनी होगी, मगर कानून व्यवस्था का डर होता है कि आदमी अपनी आपसी रंजिश को ये सोचता है कि रंजिश रंजिश ही है, मगर इसके अंदर कोई आप कोर्ट के अंदर कोई ना जो है गोलीबारी कर देंगे। जिस भी आदमी ने ये जो है ये बात कही है, बहुत मूर्खतापूर्ण जो है कुतर्क दिया है उन्होंने। सिर्फ कुतर्क है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सौरभ सर, सारिका वर्मा है आपकी स्पोर्ट्स पर्सन, उन्होंने सवाल उठाए हैं पुलवामा हमले को लेकर के और कहा है कि जब भी देश में इलेक्शंस होते हैं हमारे फौजी भाइयों पे खतरा मंडराने लगता है। ये पुलवामा में जो अभी सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिए थे अपने इंटरव्यू में, उसके ऊपर कहा, उन्होंने ये कहा। सत्यपाल मलिक जी ने ये बताया है कि 11 बार इंटेलिजेंस के इनपुट्स आए कि कश्मीर में फिदाई अटैक हो सकता है। इस तरीके की संकेत भी आए कि फौज या पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर इस तरीके का अटैक हो सकता है। इस तरीके के संकेत भी आए कि आरडीएक्स से भरी कार उस नेबरहुड के अंदर कई दिनों से घूम रही है। उसके बावजूद सीआरपीएफ की मूवमेंट के लिए हवाई जहाज केंद्र सरकार ने नहीं दिए, बार बार मांगने पर भी नहीं दिए। इसकी पुष्टि वहीं के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने की। इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं हो सकता कि सरहद पर देश की रखवाली करने वाले लोगों को आप एक हवाई जहाज नहीं मुहैया करा सके। आपको मालूम था कि उनकी जान को, देश की सिक्योरिटी को खतरा है, उसके बावजूद उनके लिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर देश के अंदर सही हालात होते तो इस तरीके के लोग जिन्होंने उन सैनिकों की हत्या होने दी, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलता। ये देशद्रोह से कम नहीं है। सर आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिल्ली में अच्छी नहीं, कोलैप्स कर गया, आपके अंडर नहीं आती। पंजाब में आपकी सरकार है, आप वहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई 2 बार इंटरव्यू दे देता है जेल से ऊपर, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। वहाँ पे आरपीजी अटैक हो जाता है मोहाली इंटेलिजेंस में, उधर किसी पे कार्रवाई नहीं होगी। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जहाँ पार्टी के पास पावर है, जहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, उधर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पंजाब के अंदर जितना बड़ा ऑपरेशन एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पे पंजाब सरकार ने पिछले दिनों किया और जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं,
गिरफ्तारियां हो रही हैं, विजिलेंस विभाग द्वारा अपने ही मंत्रियों और विधायकों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम पंजाब ने पिछले 1 साल में बेहतर व्यवस्था की तरफ बढ़ाया है। ये ज़रूर है कि जब भी अच्छा काम होगा कुछ ताकतें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगी, मगर पूरी आम आदमी पार्टी को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जी के ऊपर बहुत फ़ख्र है, बहुत मान है कि वो पंजाब जैसे सेंसिटिव स्टेट के अंदर भी कानून व्यवस्था कायम करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर ऊपर वाले उनके ऊपर जो है हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखें। और कुछ